ओके, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी भी आगे वाला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। मतलब बेसिक हमने प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट सीख लिया था। मैंने कहा था कि आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो इजी लगेगा। और स्टेटमेंट में पूछ क्या रहा है, किस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ये समझ में आना चाहिए ना। और बोल रहा है, एंड बोल रहा है, ए बट नॉट बी, मतलब ये सेंस बनाना चाहिए कि वो बोल क्या रहा है, निकालना क्या है। तो पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो सबसे पहले नाम से पता लग रहा है कंडीशन, मतलब इसमें कुछ कंडीशन आ जाएगी। जैसे मैंने कहा कि अगर एक इवेंट है बी जो हो चुकी है, दैट इज ऑलरेडी हैपन, और मैं कह रहा हूं प्रोबेबिलिटी निकालो अगर बी हो चुका है तो ए होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो उसको ऐसे लिखा जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए इवेंट व्हेन बी इवेंट हैज ऑलरेडी हैपेंड। मैं कह रहा हूं कि भाई जो बी इवेंट है वो हो चुकी है, अब उस केस में ए इवेंट भी हो जाए, इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो दोनों बातों में एक बात पहले समझो, डिफरेंस क्या। एक होता था ये, इसका मतलब होता था प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए एज वेल एज बी। मैं कहता था कि ए भी हो जाए और बी भी हो जाए, इसको हम बोलते थे ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी, इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालो। लेकिन अब जो ऊपर लिखा हुआ है उसमें वो लिखा हुआ है पी ए अपॉन बी। ए अपॉन बी जो है वो वैसा नॉर्मल डिवाइड वाला नहीं है, लिखने का तरीका है, ठीक है। मतलब वो ब्रैकेट में पूरा का पूरा ए अपॉन बी। तो इसका मीनिंग क्या है, इस लाइक इस नोटेशन फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है कि मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं किस चीज की, ए के होने की, जब बी इवेंट ऑलरेडी हो चुके हैं। मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी, बी तो ऑलरेडी हो चुका है, उस सिचुएशन में मुझे ए की प्रोबेबिलिटी पूछा गया। तो क्वेश्चन जैसे मान लो आता है, कोई पर्सन लेट से ट्रक चलाता है, तो ट्रक से किसी पर्सन को रेंडमली अगर मैंने सेलेक्ट करा और वो ट्रक चलाता हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या, लेट से मैं कह देता हूँ 1/6 है, 1/6। किसी भी रैंडम पीपल में से मैंने लिया, तो उसमें से प्रोबेबिलिटी लेट से ट्रक वाला ड्राइवर हो या ट्रक चलाता हो, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। फिर मैंने कहा कि मुझे पता है कि वो ट्रक चलाता है, ये गिवन है कि कोई पर्सन मैंने जो सेलेक्ट करा है वो ट्रक चलाता है, लेकिन मैं कहता हूँ उसका एक्सीडेंट हो जाए चलाते हुए, तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो लेट से दी हुई है 1/20। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी दैट एक्सीडेंट हैपन व्हेन अ पर्सन इज ड्राइविंग ट्रक। मतलब ये ट्रक चला रहा है, ये गिवन है, और अब उसका एक्सीडेंट हो जाता है, इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम निकाल रहे हैं तो उसका ऐसे लिखेंगे पी ए अपॉन टी। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं, क्या लिखें अगर, टी इंटरसेक्शन ए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि वो ट्रक चलाता हो, इसकी भी प्रोबेबिलिटी, और उसके साथ उसका एक्सीडेंट भी हो, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो उसको फिर ऐसे लिखेंगे, पहले आदमी क्या चलाएगा, ट्रक चलाएगा, उसके बाद एक्सीडेंट होने के चांसेस होंगे, तो ट्रक चलाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, एक्सीडेंट हैपन होने के चांसेस जब वो ट्रक चलाता है। तो ऐसे लिखा जाएगा। तो अगर मैं यहां से इस बात से अगर मैं कहूं कि पी ए अपॉन बी का फॉर्मूला ड्राइव करना है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी बी, ठीक है। ये हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया कि पी ए अपॉन बी, मतलब ए इवेंट होने के चांसेस जब बी ऑलरेडी हैपन हो चुकी है, दैट इज गिवन बाय पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी बी, ठीक है। यस अच्छा सर। अच्छा, एक चीज और, अगर बी अपॉन ए हो, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि बी अपॉन ए पूछ ले, मतलब बी के होने के चांसेस जब ए हो चुका है, तब ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर तो वही आएगा ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी लिख लो या बी इंटरसेक्शन से ए की बात है, लेकिन नीचे इस बार किसकी प्रोबेबिलिटी आएगी बताओ, नीचे अब किसकी लिखेंगे, पी ए। ए की, हाँ, ठीक है। यानी कि अगर आपको कभी पी ए इंटरसेक्शन बी लिखना हो, तो डिपेंडिंग ऑन कि पहले कौन सा हुआ है इवेंट, वैसे लिखा जाएगा। मतलब अगर ए पहले हुआ तो ए आएगा और फिर बी अपॉन ए लिखा जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है, और पी बी हो सकता है पहले इवेंट बी होती हो, उसके बाद फिर ए हो रहा हो, तो ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन की कौन से ऑर्डर में कौन सी इवेंट हो रही है, उस हिसाब से लिखोगे आप पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, क्लियर है। अब हम क्वेश्चन भी करेंगे, इसका समझ में आएगा तुम्हें। जैसे मैंने दिया, लेट्स से एक बैग ले लेते हैं, बैग को ज्यादातर जब क्वेश्चन आएंगे उसमें अर्न लिखा रहता है, बैग या थैले को बोल देते हैं, अर्न बोल देते हैं। तो लेट्स से मैं उसमें कहता हूँ 5 ब्लैक बॉल है और 6 व्हाइट है।
अब मैं कहता हूँ और एक और ले लेता हूँ, 3 रेड भी ले लेता हूँ। चलो अब मैंने बोला एक बॉल निकाली हमने, ड्रॉ करी, तो इसमें से मान लो मैंने 2 बॉल ड्रॉ करी, 2 बॉल्स आर ड्रॉन, 2 बॉल्स आर ड्रॉन, और मैं कहता हूँ विदाउट रिप्लेसमेंट। मैंने 2 बॉल निकाली विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब एक बॉल निकाली, उसके बाद उसको रिप्लेस नहीं किया, भारी रखा, और फिर सेकंड बॉल और निकाली। तो मैं कह रहा हूं प्रोबेबिलिटी निकालो इस चीज की, दैट बोथ आर रेड बॉल्स। मैं कह रहा हूं प्रोबेबिलिटी निकालो इस बात की कि दोनों रेड है। तो इस बात को आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले फर्स्ट बॉल रेड है R1, मल्टीप्लाइड में, या ऐसे पहले ऐसे लिख देता हूं R1 इंटरसेक्शन R2, मतलब मैं कह रहा हूं पहली बॉल भी रेड है और दूसरी बॉल भी रेड है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दोनों ही मतलब रेड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो मैं कैसे लिखूंगा इस बात को? मैं कहूंगा पहले R1 पहली बॉल रेड होगी, ठीक है, मल्टीप्लाई में, अब सेकंड बॉल रेड हो, लेकिन डिवाइड में क्या लिखूंगा? ऐसे लिखूंगा R1। इसका मतलब क्या है? मतलब ये सिंबल लिखने का सिर्फ मीनिंग क्या है कि भाई R2 की आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो कि सेकंड बॉल रेड हो जब पहली बॉल रेड आ चुकी है। इसका मीनिंग बस इतना है। मतलब अगर मैं सिंबल नहीं लिखूं मैं डायरेक्टली, तो अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे बता ही दोगे कि पहली बॉल रेड आने के सब चांसेस हैं 3 बाय कितने, टोटल कितने, 14। मल्टीप्लाई में बता दो, मल्टीप्लाई में सेकंड बॉल रेड है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? सेकंड बॉल रेड है 2/13। तो अगर मैं आपसे डायरेक्टली पूछता तो आप मुझे ये आंसर बता ही देते ना। तो ये जो सिंबल की फॉर्म में मैंने लिखा है इसलिए समझाया कि इन सिंबल्स का मीनिंग क्या है, क्योंकि जब पेपर में क्वेश्चन आते हैं यू मस्ट नो कि भाई हर जो नोटेशन हम लिखते हैं PR1 का मतलब क्या है, PR2 अपॉन R1 का मतलब क्या है, तो वो बातें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि कई बार जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ये सिंबॉलिक लाइक इस फॉर्म में, नोटेशन फॉर्म में ही लिखा रहता है। तो जब तक आपको ये बात पता ही नहीं होगी कि इस सिंबल का या जो भी नोटेशन लिखा है PR2 अपॉन R1 इसका मीनिंग क्या है, तो फिर आंसर आप सही दोगे ही नहीं, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, ऐसा लिखने की जरूरत कब नहीं होती, मतलब ये जो कंडीशन प्रोबेबिलिटी होगी तो इस तरह से हमने लिख दिया कि PR1 पहले हो गया, फिर R2 अपॉन R1 लिख दिया हमने। ठीक है, अच्छा, इसी में अगर मैं ऐसे बोल दूं, चलो एक और क्वेश्चन लेता हूं इसी से अब निकालनी है प्रोबेबिलिटी। सेम केस है, सेम क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी में कह रहा हूं कि डिफरेंट कलर्स, मैं कह रहा हूं बोथ ऑफ डिफरेंट कलर्स। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों बस डिफरेंट कलर की हो, तो इसके कैसे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी? अब भाई इसका मतलब हुआ कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। हाँ भाई, रेड और ब्लैक भी हो सकती है, ब्लैक व्हाइट भी हो सकती है, ब्लैक व्हाइट रेड भी हो सकती है ना। तो क्या क्या लेंगे बताओ? एक ले लेता हूँ, चलो ऐसे, एक मिनट। अच्छा, नीचे तो डिवाइड में आप बता रहे हो, ठीक है, नहीं मैं सिंबल की फॉर्म में पहले लिख रहा हूँ कि समझा रहा हूँ कि होगा क्या। तो पहले भाई व्हाइट ब्लैक भी हो सकती है, या एंड लिख देता हूँ ऐसे, व्हाइट एंड ब्लैक, ब्लैक है, ब्लैक तो ली नहीं है, हाँ ब्लैक ली है, व्हाइट ब्लैक हो सकती है, ब्लैक रेड हो सकती है, रेड ब्लैक हो सकती है, रेड ब्लैक तो उल्टा सेम ही हो जाएगा, रेड और व्हाइट भी हो सकती है, राइट। और कुछ बनेगा? ब्लैक रेड, रेड व्हाइट, रेड ब्लैक, और बस? यस सर, यही बनेंगे। तो अब इसको कैसे लिखें बताओ? व्हाइट और ब्लैक हूं, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे अब? भाई व्हाइट 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 की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारी? हाँ मतलब इसको सिंपल में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? PW मल्टीप्लाई में P अपॉन W है ना, प्लस PB इंटू PR बाय B, ठीक है, प्लस PR मल्टीप्लाई में PW बाय R, ठीक है, और वैल्यूज लिख दोगे। लेकिन इसमें अब एक गड़बड़ हो गई। ऐसा लिखने में क्या गड़बड़ हुई कि हमने व्हाइट पहले निकाली और ब्लैक बाद में निकाली, पर ये बात तो हमें पता ही नहीं है कि पहले व्हाइट निकली है ब्लैक निकली है। वो तो हम एक केस ले रहे हैं कि दोनों बॉल जो हमने ड्रॉ करी है वो व्हाइट और ब्लैक है, लेकिन कौन सी पहले है ये तो गिवन ही नहीं है। तो मैंने बताया था कि 2 सिचुएशन हो सकती है जब नहीं पता, तो व्हाइट निकल के बाद वाली ब्लैक निकल सकती है, और ऐसे भी तो हो सकता है कि ब्लैक पहले निकले और फिर व्हाइट बाद में निकले, तो वो वाली प्रोबेबिलिटी भी तो काउंट होगी। तो एक काम करूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, या इस पूरे आंसर को डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। सर रिपीट करना। देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि आपने फर्स्ट वाला केस क्या लिया कि ब्लैक व्हाइट हो, फिर आपने लिया ब्लैक रेड हो और रेड व्हाइट हो, ठीक है, सही बना दिया। इससे ज्यादा और नहीं बनेंगे, क्योंकि बाकी तो फिर व्हाइट व्हाइट ब्लैक ब्लैक रेड रेड वाले आएंगे, ठीक है। अब जब मैं व्हाइट और ब्लैक बोल रहा हूँ तो मैंने क्या लिखा है? PW मल्टीप्लाई बाय PB बाय W लिखा है। तो मैं ये मान रहा हूँ कि पहली वाली ब्लैक निकली और फिर मैं कह रहा हूँ सेकंड बॉल ब्लैक निकले एक निकलने के बाद,
फिर इसी तरह से ब्लैक रेड का भी ले लिया, रेड और व्हाइट का भी ले लिया। लेकिन जो पहले वाला केस है ब्लैक व्हाइट या व्हाइट ब्लैक, उसमें मैंने फर्स्ट बॉल व्हाइट निकाली है और सेकंड बॉल ब्लैक। तो ऐसा भी तो हो सकता था कि पहली बॉल ब्लैक निकली और फिर सेकंड वाली व्हाइट, ये भी तो पॉसिबल था। तो वो वाला तो प्रोबेबिलिटी फिर काउंट नहीं होगा, क्योंकि हमें इससे तो मतलब नहीं है ना कि पहली बॉल कौन सी निकली है। हमें तो बस क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों बॉल जो निकलनी चाहिए वो डिफरेंट कलर की होनी चाहिए, है ना। तो फिर मैं इस पूरे को आंसर को क्या करूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये ठीक है? यस Yes, ठीक है sir. बेटा, तो ये 2 मत भूल जाना। अच्छा, ये 2 वाला झंझट ही ना रहे, क्योंकि जब भी ऐसे आता है ना एक से ज्यादा, जब भी आप बॉल निकालते हो, तो अगर ऐसा आता है कि क्वेश्चन रैंडमली निकालिए आपने बॉल, तो आप ऐसे लगा दो ना, कॉम्बिनेशन ही लगा दो डायरेक्टली। क्या देखो, अगर मैं ये सॉल्व करता हूँ पी डब्ल्यू इंटू पी बी बाई डब्ल्यू, और फिर प्लस करूं या ट्वाइस करूं ऐसे करके कि ब्लैक और फिर व्हाइट निकली, तो देखो आंसर क्या आएगा। ब्लैक निकलने की पहली वाली प्रोबेबिलिटी क्या होगी, व्हाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 6/14 है ना। अच्छा, मल्टीप्लाई में ब्लैक निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब व्हाइट निकल चुकी है, तो ब्लैक कितनी थी, ब्लैक थी हमारी 5, तो 5 में से कोई कम भी नहीं हुई क्योंकि व्हाइट ही निकली है फर्स्ट बॉल, तो 5 डिवाइड बाय क्या होगा 13, राइट। अच्छा, फिर अगर ब्लैक पहले निकली है तो 5/14 हो जाएगा और यहाँ 6/13 हो जाएगा। तो आंसर मतलब जो आया दोनों का वो सेम ही आएगा, मतलब इंटू 2 कर सकता हो, राइट। ये ठीक है, ये समझ में आया? यस Yes, sir. ये मैंने इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल दी कि व्हाइट एंड ब्लैक या व्हाइट ब्लैक। अच्छा, अब एक चीज समझना, अगर मैं इसको ऐसे करता क्वेश्चन को, और ऐसे भी तो कर सकता था कि 14 में से भाई 2 बॉल निकालनी है, निकाल लो, चूज कर लो, उठा लो। और ब्लैक में से ब्लैक कितनी है भाई, ब्लैक टोटल कितनी थी, 5 थी, ब्लैक थी 5, 5 में से कोई एक आ जाए और 6 में से व्हाइट में से कोई एक आ जाए, तो तब भी आंसर देखो वही आएगा, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन लगा लिया करो, ज्यादा बेटर है, ठीक है, क्लियर है। यस जब आपको स्पेसिफिक, जब आप ये कब लगाओगे, ये कॉम्बिनेशन कब लगाओगे, ये जब आपको स्पेसिफाई ना करा उसने कि भाई कौन से प्लेस पे कौन से, मतलब उसने ये बोला ही नहीं कि फर्स्ट व्हाइट सेकंड ब्लैक, जब ऐसे नहीं है, स्पेसिफिकली बोला ही नहीं है, तो फिर कॉम्बिनेशन लगा कर दिया करो, ताकि ये केसेस आपको काउंट करने की झंझट पड़े ही नहीं, ठीक है। सर 13 होगा 13 हाँ ठीक है भाई, क्लियर, ठीक है ना। Yes, sir. आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओके। अच्छा, क्वेश्चन नेक्स्ट आया, अगर मैंने रिप्लेसमेंट कर दिया होता, लेट्स से यही वाला क्वेश्चन होता, 6 ब्लैक थी, 6 क्या थी, 5 थी, ओके, 5 ब्लैक 5 ब्लैक थी, 6 6 व्हाइट थी और वाइट 3 रेड थी, ठीक है। और इसमें से 2 बॉल निकाली, 2 बॉल्स आर ड्रॉन। इस बार मैं क्या करूं, 2 बॉल्स आर ड्रॉन 1 by 1 विद बोल दिया रिप्लेसमेंट। इस बार रिप्लेसमेंट कर दिया, मतलब बॉल एक बार निकाली, कलर नोट करा और डाल दिया। तो अब मैं कह रहा हूं प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, बोथ आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो इस बार क्या होगा, फिर आप वही लिखोगे, ब्लैक वाइट वाइट रेड और रेड ब्लैक, ठीक है। लेकिन इस बार कैसे लिखोगे, देखो आपने ब्लैक लिखा, फिर आपने लिखा व्हाइट डिवाइड बाय ब्लैक, ऐसे लिखा ना। अब देखो इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, ऐसे लिखने का कोई मीनिंग ही नहीं, मीनिंगलेस है। मतलब इसको मैं पी डब्ल्यू बाई बी लिख दूं या फिर ऐसे लिख देता, ये एक ही बात है, इंटू 2 तो करोगी। तो अब ये जो डब्ल्यू बाई बी है और पी डब्ल्यू है, इस केस में दोनों इक्वल हो गए अगर विद रिप्लेसमेंट है। खुद सोच के देखो, जब आप सेकंड टाइम व्हाइट की निकालोगे तो उसमें पहली वाली जो ब्लैक निकली है उससे कोई फर्क पड़ेगा, सोच के बताओ। हम जब पी डब्ल्यू बाई बी लिखते हैं, पी डब्ल्यू बाई बी लिखते हैं, इसका मीनिंग होता है जब पहली बॉल ब्लैक निकली थी तब सेकंड टाइम व्हाइट निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। और मैं क्या कह रहा हूं, इस केस में यहां पर ये डब्ल्यू के ही इक्वल हो जाएगा, मतलब ऐसे ही लिख दो, क्योंकि उसका रीजन क्या है, सोच के देखो कि अगर आप रिप्लेसमेंट कर रहे हो तो पहली बॉल ब्लैक निकली थी या नहीं निकली थी, उससे सेकंड व्हाइट की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा। पहले तो क्या होता था, पहले क्या हुआ था, यहां पर आपने देखा होगा कि एक बॉल कम हो जाती थी, राइट। ये बात समझ में आई? यस भाई पहली बॉल कौन सी निकली है उस बात की प्रोबेबिलिटी पर, इस वाली प्रोबेबिलिटी पर फर्क पड़ेगा। क्योंकि सोच के देखो, अगर पहली बॉल व्हाइट निकली है तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी 5/13। सोच के देखो, अगर पहली बॉल भी ब्लैक होती तो फिर सेकंड बॉल ब्लैक निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती पता है, 4/13 होती। क्यों?
क्योंकि ब्लैक एक और कम हो जाती है ना, ये बात समझ में आई? यस सर। आपने ये वाली प्रोबेबिलिटी इसको देखकर लिखी ना कि पहली वाली बॉल व्हाइट निकली, उसके हिसाब से हमारी ब्लैक बॉल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, 5 ही रही और टोटल एक कम हो गई, नीचे 13 कर दिया आपने। लेकिन अगर पहली बॉल वाली व्हाइट की जगह ब्लैक निकली होती और फिर दोबारा मैं सेकंड बॉल ब्लैक निकालता जब पहली वाली ब्लैक है, तो फिर जो सेकंड टाइम में हम 5/13 लिख रहे हैं वहां पर 4/13 आता, पहले पे 5/14 आता और सेकंड पर 4/13 आता, क्योंकि एक बॉल कम हो जाती। तो यानी ये जो सेकंड वाली प्रोबेबिलिटी है, ये वाली PB/W, इस वाली की प्रोबेबिलिटी पहले वाले पे डिपेंडेंट है, इसलिए इसमें हमने इसको बोलते थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। याद होगा आपको, मैंने PA/B को बोलता था मैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A हैपनिंग व्हेन B हैज ऑलरेडी हैपेंड। लेकिन यहां पर क्या हुआ, अब इस क्वेश्चन में रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो रिप्लेसमेंट में भाई आपने बॉल उठाकर नोट करके कलर डाल दिया, तो अब जब आप दूसरी बॉल निकालोगे वो पहली बॉल क्या आई थी उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि टोटल बॉल उतनी रिस्टोर हो गई, तो फिर यानी कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो फिर ये जो डिवाइड वाला पार्ट है जो हम लिखते हैं PW/B, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसी इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या लिखोगे आप, अगर लिखना पड़ेगा तो क्या लिखोगे, यहां पर अगर लिखना पड़े तो क्या लिखोगे? अब आपका आंसर कैसे आएगा, ऐसे आएगा ना, कोई पहली बॉल आप कह रहे हो ब्लैक मान लेते हैं, तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/14। सेकंड टाइम व्हाइट आई, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 6/14, क्योंकि रिप्लेस होगी तो 14 ही रहेंगी। फिर इसी तरह से व्हाइट आए 6/14, रेड आए 3/14, रेड आए 3/14 और ब्लैक आए 5/14, और इनटू में 2 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि बार बार नीचे डिवाइड में 14 लिखा है मैंने, क्योंकि इस बार रिप्लेस करने पर वो दोबारा रिस्टोर हो जाती है टोटल बॉल्स। उस केस में फिर हम इन इवेंट्स को हम बोलते हैं, ऐसी इवेंट्स को बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। कंडीशन प्रोबेबिलिटी में क्या होती है, दो इवेंट आपस में डिपेंडेंट होती हैं, तो तब कंडीशन प्रोबेबिलिटी बनती है। और इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या होगा, आपस में जो दोनों इवेंट्स हैं, मतलब पहली बॉल ब्लैक निकले, सेकंड बॉल व्हाइट निकले, रिप्लेसमेंट वाले केस में वो इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स A एंड B, जो प्रोबेबिलिटी होगी A इंटरसेक्शन B, उसको ऐसे लिखा जाता है PA/PB। और अगर इंडिपेंडेंट नहीं है, फॉर जो अभी पीछे हमने पढ़ा डिपेंडेंट इवेंट्स। डिपेंडेंट आपको समझ में आ गया होगा कब डिपेंडेंट होगी, A एंड B। PA इंटरसेक्शन B को अगर लिखेंगे नोटेशन फॉर्म में तो ऐसे लिखा जाएगा PA/PB/A, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि B पहले हो और A बाद में हो, तो फिर ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? यस सर। क्लियर हो गया बेटा सभी को? sir. ठीक है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए हमें फॉर्मूला पता लग गया कि अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगी तो PA इंटरसेक्शन B क्या आना चाहिए, PA/PB होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मैंने फॉर्मूला लिखा है उसमें मैंने बता दिया कि PA/B को लिखते हैं PA इंटरसेक्शन B डिवाइड बाय PB, नीचे वाली प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आप लेते हैं कुछ जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और इंडिपेंडेंट के, लेट्स से हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन बोल दिया सिंपल सा लेते हैं। मैंने आपको दिया PA दिया हुआ है लेट्स से 1/3, PB दिया हुआ है लेट्स से 1/5 और PA यूनियन B दिया हुआ है 11/30, और आपसे पूछा गया है PB/A निकालो, क्या होगा? PB डिवाइड बाय, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ B हैपनिंग व्हेन A हैज ऑलरेडी हैपेंड, इसका वैल्यू निकालना है, और हमें PA/B और A यूनियन B की वैल्यूज दी हुई है। बताओ क्या आएगा? तो हम पहले एक फॉर्मूला लिख लें इसका, क्या लिखोगे? 33/30 करते हैं PB/A क्या होगा? PB/33/30 आ रहा है, चेक कर लेते हैं। तो क्या आएगा? PB इंटरसेक्शन A डिवाइड बाय PA, A की प्रोबेबिलिटी नीचे डिवाइड करोगे, और मैंने बोला था A इंटरसेक्शन B लिखो या B इंटरसेक्शन है, वो एक ही बात है। तो वो है 11/30 दी हुई है, नहीं दी हुई, सॉरी 11/30 तो यूनियन दिया हुआ भाई। तो यूनियन से इंटरसेक्शन कैसे निकालते थे आप, याद है भाई? PA यूनियन B में से माइनस कर दो क्या, या उल्टा कर रहा हूं मैं? क्या होता था यूनियन का फॉर्मूला? PA यूनियन B होता था हमारा PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B होता था। तो इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, और ये पता है 11/30 है। PA की वैल्यू भी पता है भाई हमें कितनी,
1/3 और इसकी वैल्यू 1/5। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकाल दो, क्या होगी? 1/3 1/5 माइनस 11/30। एल्सियम लोगे 30 आ गया, 10 + 6 - 11 कितना हो गया? 5/30 1/6। तो हमें निकालना था b/a, तो b/a की वैल्यू थी पी बी इंटरसेक्शन ए डिवाइड बाई पी ए। तो ये है 1/6 और नीचे कितना है? पी ए की वैल्यू कितनी है? 1/3 है भाई। क्या आंसर आया? 1/2 नहीं आएगा भाई? यस क्या मैंने गड़बड़ कर दी? सर, ठीक है। Yes, कैलकुलेशन सबकी यही आ रही है? यस सर। ठीक है, कहाँ गड़बड़ कर दी थी? सर मुझे लगा इंटरसेक्शन दिया 11/30। नहीं नहीं नहीं, मैंने यूनियन बोला ना, देखो ना, यूनियन दिया बेटा, ध्यान से पढ़ो। ठीक है, क्लियर है सभी को? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन दिया हुआ है कि a couple has 2 children। सर ऊपर वाले का आंसर कितना है? उसका बेटा 1/2। ठीक है, ओके। couple has 2 children, find probability that both the children are पहला है males if, और आगे बोल दिया ऐसे if it is, कंडीशन बना दी, if it is known that, if it is known that at least one of the children is male। ये बात पहले से ही पता है कि दोनों में से, दोनों जो चिल्ड्रन उनमें से कम एक बच्चा पहले से गिवन है कि वो मेल ही है, मतलब दोनों फीमेल नहीं हो सकती, ये पहले से गिवन है, एक मेल ही है कम से कम, मतलब दोनों भी हो सकते हैं एक भी, ये बात पता है। और आपको कह रहा है कि दोनों चिल्ड्रन मेल हो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो पहले तो आप 2 इवेंट मान लो, एक ए इवेंट मान लो, एक बी इवेंट मान लो। ए इवेंट मान लो क्या, जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालने की, बोथ मेल्स, ऐसे लिख लो, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बोथ मेल्स। और बी इवेंट मान लो जो हो चुका है, पहले ही पता है, एटलीस्ट क्या, वन ऑफ द चिल्ड्रन इज मेल, ये गिवन है। तो आपको निकालना क्या, आपको निकालना है पी a/b, यही निकाला है ना। तो आप फॉर्मूला क्या लिखोगे? a इंटरसेक्शन b डिवाइड बाय पी बी, है ना। अब मुझे सोच के बताओ, पहले तो टोटल आउटकम्स लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन को समझना है तो पहले टोटल आउटकम्स लिख लो भाई, क्या क्या हो सकते हैं। अगर 2 चिल्ड्रन है तो क्या क्या हो सकते हैं भाई, वो कैसे कैसे हो सकते हैं बताओ? गर्ल गर्ल, गर्ल बॉय, बॉय गर्ल और बॉय बॉय। कोई बच्चा बोलेगा सर गर्ल बॉय बॉय गर्ल वो तो एक ही बात है, तो मैं कहूंगा बेटा जी बी और बी जी में फर्क ये ले लो कि पहली गर्ल मतलब जो छोटी है वो बच्चा जो है वो गर्ल है, बड़ा जो है बॉय है, और ऐसा भी हो सकता है कि छोटा बच्चा जो वो बॉय हो और बड़ी जो एल्डर वो कौन है, गर्ल हो। तो ये 2 बातें अलग मानी जाएंगी, इस वजह से मैंने अलग काउंट करा है। ये बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। अब आते हैं, हमें निकालना है पहला पी ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों मेल्स भी होने चाहिए और एटलीस्ट एक चिल्ड्रन मेल भी होना चाहिए। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब यही तो हुआ, दोनों मेल। सोच के देखो, इस बात का मतलब यही तो हुआ, आप कह रहे हो दोनों मेल हो, ए है, और एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज मेल, इन दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब यही तो निकलेगा, मतलब जो दोनों में बात कॉमन है वो यही तो आएगी कि दोनों मेल्स होने चाहिए, है ना। ये बात समझ में आई? Yes, sir. तो दोनों मेल्स होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। ये क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, डिवाइड बाय। अब आप नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, पी बी। बी का मतलब है एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज मेल, कम से कम एक बच्चा मेल होना चाहिए, मतलब कम से कम मतलब एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी। तो वो सारे केस काउंट कर लो, 1 2 3, मतलब दोनों बस गर्ल नहीं होने चाहिए। तो क्या आएगा आंसर? 3/4। Yes, sir. हमारा आंसर क्या आया? 1/3। समझ में आया कंडीशन प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली हमने? Yes, sir. Yes, sir. बोलो बेटा, किसी को नहीं आया तो दोबारा एक्सप्लेन करो, क्लियर है? सर 1/4 कैसे है? 1/4 कैसा है बेटा? 4 पॉसिबल आउटकम्स है हमारे पास, सबकी इक्वली लाइकली है, सारे के सारे, गर्ल गर्ल होना, गर्ल बॉय होना, बॉय गर्ल और बॉय बॉय, तो 1/4 ही तो आएगी। और 1/4 कैसे आया कि भाई आप कह रहे हो कि ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है आप कह रहे हो दोनों मेल्स भी हों
और एटलीस्ट उन दोनों में से एक बच्चा मेल भी हो, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या निकलेगा, सोच के देखो। ये तो निकलेगा कि दोनों मेल्स ही होने चाहिए, कॉमन बात, मतलब जो दोनों में दोनों को सेटिस्फाई कर दे। भाई अगर दोनों मेल्स होंगे तो उसमें एटलीस्ट वन चिल्ड्रन मेल ही तो है, मतलब कम से कम एक, तो दोनों भी वाला उसमें आता है एटलीस्ट में, और दोनों मेल्स तो मैंने ले लिए, तो यानी कि जो ए इंटरसेक्शन बी का जो इंटरसेक्शन होगा, ए इंटरसेक्शन बी, वो ए ही होगा, राइट, दोनों मेल्स ही होंगे ना, ये तो प्रोबेबिलिटी निकाली। यस मतलब इसको इंटरसेक्शन ऐसे समझ के देखो, ये नहीं कि फॉर्मूला लगाने बैठ गया पी ए इंटू पी बी अपॉन ए, वो तो फिर लग यही आ जाएगा, ठीक है। मतलब Yes. उसका सेंस बनाओ, मैंने बोला था ना ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, आप कह रहे हो कि दोनों मेल्स हो और फिर कह रहे हो एटलीस्ट दोनों में से एक मेल हो, तो मतलब ये दोनों मेल्स ही होने चाहिए, समझ आई। यस सर। तो फिर मैंने बोला सेकंड इसी का क्वेश्चन का, फिर मैंने बोला प्रोबेबिलिटी निकालो दैट इट फीमेल हो, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रंस आर फीमेल इफ बोथ, ऐसे क्वेश्चन पूछा, बोथ फीमेल इफ इट इज नोन that elder child is a female। अब हमें ये गिवन है कि एल्डर जो चिल्ड्रन है उनमें से जो एल्डर है वो फीमेल है, और दोनों फीमेल हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। यानी ए मान लेते हैं इवेंट किसकी, बोथ फीमेल, और बी इवेंट मान लेता हूं एल्डर चाइल्ड फीमेल, और आपको निकालना है पी ए अपॉन बी, फिर वही फॉर्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी, ये निकालना है, तो लगा दो। बताओ ए इंटरसेक्शन बी में क्या लिखूं, ये चार आउटकम्स मैंने ऊपर लिखे ही हुए आपके लिए, दोनों फीमेल हो और एल्डर चाइल्ड फीमेल हो, इन दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब यही निकलेगा कि दोनों चाइल्ड क्या होने चाहिए, फीमेल है ना, क्योंकि दोनों बातें सेटिस्फाई करानी, तो ये अगर मैं दोनों फीमेल ले लेता हूं तो उसमें दोनों फीमेल भी हो गई, वो तो आ ही गया, और एल्डर चाइल्ड तो पक्का फिर फीमेल ही होगा जब दोनों चाइल्ड फीमेल ही, तो दोनों बातें सेटिस्फाई हो जाती हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ एल्डर चाइल्ड फीमेल वाला प्रोबेबिलिटी ले लूं, मतलब लेट्स से ये यंगर है और ये एल्डर है, तो अगर मैं एल्डर वाला फीमेल ले लूं तो फिर उसमें गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि एक चीज देखो, इस वाले में एल्डर चाइल्ड जो है, इस वाले केस में आपका गर्ल है, लेकिन पहले वाला जो वो है चाइल्ड, वो क्या है, बॉय है, तो वो दोनों फीमेल वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। लेकिन अगर मैं दोनों फीमेल लेता हूं तो उसमें दोनों बातें सेटिस्फाई होगी, दोनों फीमेल भी आ गई और एल्डर चाइल्ड भी फीमेल हो गई, इसलिए बोथ फीमेल वाली कंडीशन हमें लेकर प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ए इंटरसेक्शन भी बता दो कितना लिख दूं, 1/4 लिख दूं, Yes, sir. Yes, sir. डिवाइड में बताओ क्या लिखूं, डिवाइड में 1/2 1/2. 1/2, क्योंकि इसने बोला था एल्डर चाइल्ड फीमेल, तो एल्डर चाइल्ड फीमेल कौन कौन से केस में आ रही है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, सिर्फ दो ही आउटकम्स हैं आउट ऑफ 4, तो 2/4 यानी 1/2, 4 कट गया तो 1/2 आ गया आंसर, है ना, समझ में। Yes, sir. अच्छा अब इस बात को देखो, इसको बिना फॉर्मूले के समझें, मतलब ये जरूरी नहीं कि फॉर्मूला लगाना भी था, फॉर्मूला लगाकर ठीक है आ गया, किसी किसी केस में हम सोच नहीं पाते, बट ये सोच के देखो, ये 1/2 बहुत ऑब्वियस था, क्यों, अगर किसी ने कहा कि एल्डर चाइल्ड, देखो ऐसे है यंगर और एल्डर, आपको किसी ने कह दिया, हमने 4 केस लिखे थे, बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय और गर्ल गर्ल, जब आपको किसी ने बोल दिया कि एल्डर जो चाइल्ड है वो गर्ल ही है, ये गिवन है, तो इसका मतलब या तो ये वाला आउटकम होगा या ये वाला आउटकम होगा, उसके अलावा तो और कुछ पॉसिबल नहीं है, राइट, ये बात समझ में आई। Yes, sir. तो आप बाकी वाले आउटकम को भूल जाओ एक बार के लिए, तो आपके यही दो ही पॉसिबल आउटकम है, क्योंकि उसने पहले से बोला हुआ है कि एक गर्ल जो एल्डर है वो गर्ल ही है, तो आउट ऑफ 2 आउटकम्स आपको पूछा है क्वेश्चन क्या, कि दोनों गर्ल हो, तो दोनों गर्ल में मतलब ये वाला केस, एक केस लो गया, तो 1/2 ही तो आना था आंसर, आया समझ में। Yes, sir. मतलब अगर इसको मैं फॉर्मूले से नहीं करूं, समझ के करूं, तो तब भी आंसर समझ पा रहे हैं कि 1/2 क्यों आया, क्लियर है, ठीक है भाई। Yes, sir. अच्छा फिर आप कोई बच्चा सोच रहा होगा सर ने अब 2 क्यों लिखा है टोटल आउटकम्स, क्योंकि जब ये गिवन है कि एल्डर जो चाइल्ड है वो गर्ल है, तो इसका मतलब जब वो फिक्स हो गया, बोल ही दिया कि वो हो ही चुका है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी ना निकालनी है, तो इसका मतलब 2 ही आउटकम्स अब लेंगे हम, उन 2 आउटकम में से मैं कह रहा हूँ एल्डर चाइल्ड अगर गर्ल है तो बोथ गर्ल्स के लिए, मतलब पहले वाली यंगर भी, मतलब इसका मतलब ये हुआ ना कि आप ये कह रहे हो यंगर चाइल्ड भी गर्ल हो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, तो यंगर चाइल्ड गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई, या तो बॉय होगा या गर्ल, तो 1/2 ही है, ठीक है, क्लियर। और ये वाले केस हमने इग्नोर कर दिए, ये वाले केस इग्नोर कर दिए, क्योंकि कंडीशन में जो उसने बोला है कंडीशन की एल्डर चाइल्ड गर्ल है, वही वाले केस लेंगे, बाकी केसेस को हटा दो, ठीक है। तो कोई बच्चा अब सोचेगा कि सर बिना फॉर्मूले के फिर हर क्वेश्चन कर लेंगे, हाँ हो जाएंगे, लेकिन सारे क्वेश्चन कई बार हम सोच नहीं पाते ऐसे, ठीक है, तो वहां पर कई बार डिफिकल्टी होगी, तो फॉर्मूला वर्क करेगा, ठीक है।
क्लियर हो गया? Yes, sir. इंडिपेंडेंट का मैं बता ही चुका हूँ कि इंडिपेंडेंट इवेंट में हम लाइक अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो पी ए मल्टीप्लाई बाय पी बी लिख देते हैं। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बताओ इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो आपका अगर पी ए इंटरसेक्शन बी करने पर, सॉल्व करने पर, और पी ए इंटू पी बी करने पर दोनों सेम आ जाते हैं, तो यू विल से दोज इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। ठीक है। अच्छा, वो तो दो इवेंट के लिए हुआ। मान लो ऐसा भी है, फॉर ए बी सी डी, मान लो चार इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट। मैं कह रहा हूँ ये चारों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर ऐसे लिखा हो कहीं पर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तो मल्टीप्लाई कर दोगे, और कुछ नहीं करना। ए की प्रोबेबिलिटी, बी की प्रोबेबिलिटी, सी की प्रोबेबिलिटी और डी की प्रोबेबिलिटी सारे मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर है? ठीक है भाई। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम 52 पैक ऑफ कार्ड्स, पैक ऑफ 52 होना चाहिए, क्या लिख रहा हूँ मैं, फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स। मैंने बोला 4 कार्ड्स आर ड्रॉन, आपने 4 कार्ड ड्रॉ करे, वन बाय वन, ऐसे बोल दिया, वन बाय वन विद आउट रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट नहीं है। प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की, ऑल आर एसेस ऑफ, ऑल आर एस और किंग्स, ऐसे बोल दिया। या तो सारे एसेस हो और किंग्स हो। कैसे निकालेंगे? सोचो सोचो। बताओ। सर पहले एसीज और किंग्स की होने की इनका प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, तो उसके बाद जब हम एसीज और उसकी आ जाएगी तो हम पीए इंटरसेक्शन भी निकाल लेंगे। पहले तो आपको ये बात तो समझ में आ रही होगी कि और लिखा है तो ये यूनियन बोल रहा है, नहीं है ना, एक तरह से, यस सर। है ना? ठीक है। तो वो कह रहा है ऑल आर एसेस और किंग्स। ठीक है। तो सारे एसेस हो या सारे किंग्स हो, तो आपको ये बात पता है कि अगर मैं ए इवेंट मान लेता हूँ एसेस के लिए, और बी इवेंट मान लेता हूँ किंग के लिए, या चलो के मान लेता हूँ उसके लिए, तो ऐसे लिखूंगा ना। और ये वाला तो भाई जीरो होगा, ये बात क्लियर है? क्यों? Yes, sir. म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट से भाई सारे के सारे एसेस या सारे के सारे किंग तो नहीं हो सकते। एस एसेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सारे एसेस, ये ए जो मैंने माना है 4 एसेस, चारों के चारों एसेस हो, तो पहला एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बताओ? पहला एस आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/52। 52. हाँ, जैसे कुछ बच्चे बोल रहे हैं सी लगा दो इसमें भी, ठीक है। तो चारों के चारों एसेस मतलब 4C4, चारों में से चारों एस होने चाहिए, और 52 में से 4 पत्ते, है ना? अच्छा, कॉम्बिनेशन कब लगाते हैं? अगर रिप्लेसमेंट होता है तो कॉम्बिनेशन लगाएंगे? अगर रिप्लेसमेंट है तो सोच के देखो, अगर मैं कहता हूँ 4 कार्ड्स निकाले एक एक करके और विद रिप्लेसमेंट, तो फिर कॉम्बिनेशन लगाना ठीक है, 4C4 और 52C4, तब गलत हो जाएगा। क्यों? तब तो ऐसे आएगा 4/52, हर बार 4/52, 4/52, 4/52, तो फिर उस केस में कॉम्बिनेशन नहीं लगाएंगे। तो ये बात याद रखना, अगर रिप्लेसमेंट है तो फिर कॉम्बिनेशन मत लगाना, क्योंकि कॉम्बिनेशन में रिप्लेसमेंट होना होता है, तो एक साथ उठा लेते हैं उन पत्तों को। ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें ठीक है, चल जाएगा। 4C4 अपॉन 52C4 ऐसे लिख दो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप, 4/52, 3/51 और 2/50 और लास्ट में 1/49। ठीक है, एक ही आंसर आएगा। वैसे ही लिख लो, क्योंकि लाइक ये कॉम्बिनेशन, वैसे मैंने बोला था जब एक से ज्यादा निकालते हो तो इस तरह से कॉम्बिनेशन लगाकर थोड़ा सा इजी हो जाता है, बट उससे भी आंसर यहाँ पर सेम आएगा। और इसमें तो वो वाला केस भी नहीं बनेगा कि ब्लैक व्हाइट व्हाइट ब्लैक, तो मल्टीप्लाई भी कुछ नहीं करना। अच्छा चलो, नेक्स्ट किंग के लिए ऐसी, किंग कितने होते हैं? 4 ही होते हैं। Yes, sir. तो ये दोनों प्रोबेबिलिटीज को बस क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। समझ में आ गया? Yes, sir. क्लियर है बेटा सभी को? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट्स से हमें, अब आपसे ऐसे पूछ लिया कि बताओ, क्वेश्चन दिया हुआ है, एक अर्न दे दिया जिसमें 10 ब्लैक हैं और 5 व्हाइट ले लेते हैं, और फिर वही 2 बॉल निकालिए, 2 balls आर ड्रॉन वन आफ्टर अदर
फिर बोल दिया विदाउट रिप्लेसमेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ब्लैक। मैं कह रहा हूँ दोनों ब्लैक में इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो कैसे निकालोगे, बताओ क्या आंसर आएगा। अगर मैं कह रहा हूँ दोनों ब्लैक हो और एक एक करके निकाला विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट नहीं है, बताओगे क्या आंसर होगा। सर 10/50 into 9/14। पहला देखो क्या होगा, विदाउट रिप्लेसमेंट है तो एक एक करके निकाल रहे हैं, तो एक एक करके निकाल रहे हैं तो इसमें फिर कॉम्बिनेशन भी मत लगाना। मतलब एक तो होता है कि रैंडमली दो बॉल एक साथ निकाल ली, तो उसमें कॉम्बिनेशन लगा दे करो। जब एक एक करके निकाल रहे हैं ना तो लाइक एक एक करके लिखो क्या आएगा। तो बोथ आर ब्लैक, तो पहली ब्लैक को इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 10/15, ठीक है। अब एक ब्लैक निकल चुकी है तो इसको मुझे वैसे ऐसे लिखना चाहिए, फर्स्ट ब्लैक मल्टीप्लाइड बाय सेकंड ब्लैक जब पहली वाली ब्लैक आ चुकी है, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है तो डिपेंडेंट इवेंट है, ऐसे लिखा जाएगा। और इसमें आएगा 9/14 बस, है ना, ठीक है, Yes. Yes. क्लियर है। और इसमें कट कर लो, जो कट होगा 3, 5, 5 और 7, कुछ कट रहा है और 5, 5 भी कट गया, 3/7 ये आ रहा है, 3/7 Yes. सभी का ही आ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है साक्षी, बेटा म्यूट पे रखो अपने आप को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन ए और बी आर इंडिपेंडेंट्स, बोल दिया इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, और पी ए की प्रोबेबिलिटी होने की दी हुई है कितनी 0.3, और बी के होने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.6, और बोला है फाइंड करो पी ए बाय बी। कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए के होने की जब बी ऑलरेडी हैपन हो चुकी है। ऑप्शंस हैं, चलो पोल कंडक्ट करा देता हूँ। ए ऑप्शन है 0.3, बी ऑप्शन है 0.4, सी ऑप्शन है 0.5 और डी ऑप्शन है 0.2। पोल में सबको आंसर देना है ए बी सी डी। पोल लॉन्च कर दिया मैंने, सॉल्व करके जल्दी से बताओ क्या आएगा। दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। A and B are independent event with probability of A दिया हुआ 0.3, B की probability 0.6, और आपको बताना है A upon B, यानी कि A upon B कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालनी जो कि होती है A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाय B। लास्ट 20 सेकंड्स। आपको जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन होता है, ध्यान से पढ़ो क्या गिवन है। बोला हुआ है ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं और आपको कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए बाय बी, मतलब ए के होने की चांसेस जब बी ऑलरेडी हैपेंड हो चुके। मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया। ए और बी की प्रोबेबिलिटीज इंडिविजुअली दी हुई है कितनी कितनी। एंड करता हूँ पोल। मेजॉरिटी जो बच्चे कह रहे हैं वो कह रहे हैं भाई डी ऑप्शन, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इस ए इंटरसेक्शन बी की जगह तो आप ऐसे लिख दोगे ना पी इंटू पी बी, बताया था मैंने इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए पी ए मल्टीप्लाई बाय पी बी होता है। इसमें से पी बी तो कट ही गया, तो पी ए की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 0.3, यही तो आएगी। Yes, sir. ऑप्शन नंबर ए। क्यों हो रहा है भाई सबको डी ऑप्शन क्यों लग रहा है भाई, कहाँ से क्या कर रहे हो? क्लियर बेटा सभी को? Yes, sir. Yes, sir. बेटा इसको मतलब ध्यान से नहीं पढ़ रहे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मुश्किल से 30 सेकंड्स का क्वेश्चन है।
नेक्स्ट से ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन क्या गिवन है। अब आपको गिवन है कि पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी इक्वल टू है 2/15, पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट ये गिवन है 1/6 और बोला हुआ है कि ए और बी कैसे इवेंट्स हैं, आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अच्छा एक चीज और, अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो उनके जो नॉट है वो भी इंडिपेंडेंट होंगे। मतलब अगर ए जो है और बी इंडिपेंडेंट है तो ए नॉट और बी नॉट भी इंडिपेंडेंट होंगे, ए नॉट और बी, ए बी नॉट और दोनों का नॉट, वो दोनों सारे के सारे क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है। तो हमें ये दोनों प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं और हमारे से पूछा गया फाइंड करना है पी बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी होने की। अब आपको इन दोनों से ये जो मैंने लिखे हैं दो इवेंट की प्रोबेबिलिटी, इनसे कुछ फॉर्मूले याद आ रहे होंगे, कुछ बताया गया था। ये ए नॉट है तो पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला याद आ रहा है किसी को? पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन पी बी। हाँ ठीक है, वो जो आप कर रहे हो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको तो फिर यार मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, जब इंडिपेंडेंट है तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता डायरेक्टली। जब इंडिपेंडेंट इवेंट गिवन है तो ऐसे ना लिख दूँ, वो वाला फॉर्मूला ना लगा कर ये ना लिख दूँ, ये ठीक है? बोलो ठीक है? यस सर। क्योंकि जो आप कह रहे हो उसके हिसाब से देखो क्या होगा। पहले अगर मैं इंडिपेंडेंट नहीं सोचूं तो फिर ऐसे लिखूंगा जो आप कह रहे हो, क्या पी बी में से पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दो। अच्छा, और पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट लिखा है तो उसकी जगह आप ये लिखोगे पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अच्छा फिर पी बी एज इट इज लिखोगे और माइनस इंडिपेंडेंट है तो पी ए इंटू पी बी लिखोगे, ये लिखोगे ना, और यहाँ पे लिखोगे पी ए माइनस पी ए इंटू पी बी, यहाँ पे भी ऐसे लिख दोगे। अच्छा फिर एक चीज नोटिस करो, पी बी दोनों में से कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस पी ए, है ना, और यहाँ से पी ए कॉमन आ गया तो क्या बचेगा 1 माइनस पी बी। अब नोटिस करो ये क्या आ गया, ये आ गया पी बी मल्टीप्लाइड बाय पी ए नॉट आ गया ना, और ये क्या आ गया, ये क्या आ गया पी ए मल्टीप्लाइड बाय पी बी नॉट। तो मैं जो स्टार्टिंग में लिख रहा था वही तो आ गया। तो यहां से देखो मैंने प्रूफ भी करके दिखा दिया कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो फिर ए नॉट और बी, ए और बी नॉट और ए नॉट और बी नॉट वो भी इंडिपेंडेंट होंगे। तो डायरेक्टली मैं भाई जब मुझे पता था कि इंडिपेंडेंट है तो मैं डायरेक्टली पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी को मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता था, पी ए नॉट मल्टीप्लाइड बाय पी बी। तो यहां से हमने ये जो करा, फिर ये करा, फिर ये करा, और फिर ये लास्ट में ये जो लिखा, इतना करने की जरूरत ही नहीं। समझ में आया? यस सर। पहुंचे तो वही ना, 4 स्टेप बाद भी वहीं पहुंचे, मतलब फॉर्मूला लगाकर। तो याद ही रख लिया जो मैंने बात बोली ना कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो यहाँ पे लिख लो, जहाँ पे मैंने लिखा था इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे लिख लो इफ ए एंड बी आर independent events then a comma b not, ये a not comma b, a not b not are also independent। ठीक है, क्लियर है भाई? अगर a और b इंडिपेंडेंट हैं तो a नॉट और b, a और b नॉट और a नॉट और b नॉट ये भी क्या होंगे, पेयरवाइज इंडिपेंडेंट ही होंगे। क्लियर है? अब चलो ये क्वेश्चन फिर सॉल्व करके दिखाओ, करो सॉल्व और बताओ क्या आएगा आंसर। तो थोड़ा सा चलो मैं करा देता हूँ, ये थोड़ा सा लेंथी है इसमें प्रोसेस। तो क्या करेंगे सबसे पहले, ए नॉट इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दी हुई थी 2/15, यहाँ पे 2/15 लिख दो, और ए इंटरसेक्शन बी नॉट की वैल्यू दी हुई है हमें कितनी, जो कि होगी पी ए मल्टीप्लाइड बाय पी बी नॉट। ये दी हुई है हमें कितनी, ये दी हुई है हमें 1/6 दी हुई है। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। अब हमने नोटिस करा ना तो मुझे ए की वैल्यू पता है पी ए की, ना ही पी बी की वैल्यू पता है। अच्छा फिर क्या करें, तो ए नॉट की जगह लिख देते हैं 1 माइनस पी ए, और पी बी की जगह पी बी लिख लेते हैं। ठीक है, इसकी जगह लिख लेते हैं पी ए मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस पी बी नॉट, पी बी सॉरी, इक्वल टू कितना 2/15, और ये है 1/6। यहाँ तक सभी को आया समझ में? यस सर। अच्छा अब आपको दोनों प्रोबेबिलिटीज नहीं पता और आपको पी बी पूछा गया, तो जब दो चीज नहीं पता, मतलब दो वेरिएबल्स हो गए एक तरह से, तो मैं काम करता हूँ पी ए की प्रोबेबिलिटी को मान लेता हूँ ए, और पी बी की प्रोबेबिलिटी को मान लेता हूँ स्मॉल बी, ताकि ये बार बार ना लिखना पड़े। तो दो वेरिएबल्स और दो इक्वेशन, तो मुझे बताओ दो वेरिएबल्स अगर दो इक्वेशन है तो आंसर आ जाना चाहिए ना।
यस सर। तो 1 Yes. माइनस ए इंटू बी दिया हुआ है 2/15 और भाई ए मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस बी दिया हुआ है 1/6। थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 15 1 माइनस ए इंटू बी आ गया 2 और यहाँ से 6a टाइम्स 1 माइनस बी आ गया 1। ये दो इक्वेशन बन गई। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब सॉल्व करना है। तो क्या करूं भाई, किसी एक वेरिएबल को गायब करो। किसको गायब करें बताओ? b को गायब कर दें। b की वैल्यू क्या आएगी 2/15 1 माइनस ए, ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये वाली b की वैल्यू यहाँ रख दो। क्या होएगा 6a 1 माइनस 2/15 माइनस 15a इज इक्वल टू 1। थोड़ा सा सॉल्व करोगे इसे क्या आएगा 6a 15 माइनस 15a माइनस का 2 डिवाइड बाय 15 माइनस 15a इज इक्वल टू 1। 15 कॉमन ही रख लो क्योंकि कुछ कट जाएगा। ये आ गया 13 माइनस 15a, नीचे से 15 कॉमन लेकर 1 माइनस ए लिख दो इक्वल टू 1। तो कुछ काट दो इसमें से 2 और ये गया 5। 3 5 जा 3 2 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या आएगा 2a 13 माइनस 15a इज इक्वल टू 5 टाइम्स 1 माइनस ए। ओपन कर दो, क्या आया 26a माइनस का 30a स्क्वायर इक्वल टू आ गया 5 माइनस 5a। सबको एक तरफ ले आओ 30a स्क्वायर, इसको उधर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा -26 माइनस 5 माइनस 31 a और प्लस का क्या 5 इक्वल टू 0 है ना। ये आ गया ये आएगा 26 35। ठीक है भाई। इसकी बताओ मिडिल स्प्लिटिंग हो जाएगी। मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 150, 5 इंटू 30 और माइनस का 31। बताओ भाई दो नंबर्स ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करके 150 आए, ऐड करके -31, कौन कौन से होंगे सोचो। माइनस ऐड करके -31 और मल्टीप्लाई करके 150। सर 25 6। 25 और 6, वेरी गुड। 30a स्क्वायर माइनस का 25a माइनस का 6a प्लस का 5 इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ गया दोनों में से 5a कॉमन आ गया, क्या बचेगा 6a माइनस का 5 माइनस का 1 कॉमन लेंगे 6a माइनस 5 इक्वल टू 0। 6a माइनस 5 5a माइनस 1 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आ गई भाई या तो 5/6 या फिर 1/5। और कोई बच्चा सोचेगा यार तो दो वैल्यूज आ गई और दोनों पॉसिबल हैं, क्यों? क्योंकि दोनों ही जो प्रोबेबिलिटी आई है, मतलब ये ए की प्रोबेबिलिटी है, जो दोनों प्रोबेबिलिटी आई है वो 1 से कम ही आई है और पॉजिटिव भी है, 0 से बड़ी भी है। तो बी की भी एक बार निकाल लेते हैं, वैल्यू क्या आएगी, मतलब बी की वैल्यू। बी की वैल्यू और ए की वैल्यू में क्या रिलेशन था, कोई भी इक्वेशन यूज कर लो, ये वाली यूज कर लेते हैं। ये थी 1 माइनस ए इंटू बी, 1 माइनस ए इंटू में बी इक्वल टू था 2/15। इसमें ए की वैल्यू पुट कर दो, 1 माइनस ए की वैल्यू 5/6 लेके पुट कर देते हैं, तो b इक्वल टू आ गया 2/15। तो सॉल्व करके क्या आएगा 1/6 टाइम्स b इक्वल टू 2/15। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आएगी 1/6 सर। 2 हाँ ये आ गया 12/15 यानी कि 4/5। अच्छा अगर मैं लेता हूँ, ये तो मैंने क्या लिया when a मैंने लिया कितना 1/6 लिया ना, क्या 5/6 लिया 5/6 लिया सॉरी। जब हमने a की वैल्यू लिया 5/6 तब हमारा ये आंसर आया। लेकिन अगर मैं लेता हूँ when a इक्वल टू कितना, एक और वैल्यू थी कितनी 1/5, अगर 1/5 लेता हूँ तो क्या आएगा 1 माइनस ए टाइम्स बी इक्वल टू था 2/15। तो इससे क्या आएगा 1 माइनस 1/5 टाइम्स बी इक्वल टू 2/15। तो क्या आ गया ये बी के साथ आ गया 4/5 इक्वल टू 2/15। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/15 टाइम्स 5/4 कितना है 1/6 आ गया ना, 1/6 आ गया बी की वैल्यू। तो ये तो दोनों वैल्यूज ही पॉसिबल है ना भाई। Yes, sir. अच्छा एक मिनट रुको। ए की वैल्यू कितनी आई प्रोबेबिलिटी, ए की प्रोबेबिलिटी थी 5/6 लिया था तो कितना था 4/5 और 1/5 लिया तो कितना आ रहा है 1/6। दो पॉसिबिलिटीज आ रही है ना, और ए की वैल्यू ली थी 4/5 तो बी कितना आया था, बी आया था 5/6 लिया था हमने, ए की वैल्यू तब आई थी, बी की वैल्यू 4/5 सॉरी।
तो ये तो दोनों पॉसिबिलिटीज आ रही है ना, ठीक है भाई। यस सर। Yes, sir. तो फिर दोनों पॉसिबिलिटीज ठीक है, क्लियर। 1/6 हो सकती है, 4/5। एक बार कैलकुलेशन दोबारा चेक कर लेना, हो सकता सर है मैंने बी जल्दी जल्दी 4 में। आ रहा है जब 5/6 करते हैं। अच्छा 5/6 करेगा, मेरे को भी लग रहा था, मैंने कहा दो आंसर कैसे आ रहे हैं इसमें। 4 आ रहा है। 4 आ रहा है कैसे। मैंने कहीं गड़बड़ करी है। ए की वैल्यू जब 5/6 ली है ना, यस सर। 1 - 5/6 लेकर बी की वैल्यू आ रही है 1/6 नहीं, 2/15 था, 2/5 था, 2/15 था ना। तो क्या आएगा, 6 - 5/6 कितना हो जाएगा, 1/6 टाइम्स बी इक्वल टू 2/15। तो बी की वैल्यू आप कह रहे हो 4 आ रही है, 4 कहाँ आ रही है बेटा, 6 ऊपर गया, 2 और ये 5, तो 4/5 तो आ रहा है, 4 तो ना आ रहा है। तो जब हम a 1 - b into 1/6 में डाल के देख रहे हैं तो ऐसे आ रहा है। अच्छा एक मिनट, हमारे दोनों जो रिलेशन आया था 1 - a इंटू बी 2/5 आया था, और a टाइम्स 1 - b 1/6 था। तो इसमें कह रहे हो आप यस सर। कितनी वैल्यू है, e की वैल्यू अगर डालते हैं 5/6, 5/6। अगर e की वैल्यू 5/6 डालते हैं इसमें तो आएगा 5/6 1 - b इक्वल टू 1/6, ये दोनों कट जाएंगे, 5 1 - b आ जाएगा 1/5, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1 - 1/5। नहीं यार 4/5 तो आ रहा है, कुछ गड़बड़ कर रहे हो तुम। ओके सर, माय मिस्टेक। ठीक है, एक बार फिर भी चेक कर लेना, क्योंकि दो केसेस आ रहे हैं, मतलब दो पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, दोनों ठीक है। तो एक बार चेक कर लेना कि अगर कोई एक नेगेटिव या 1 से ज्यादा आ रहा हो तो फिर वो वाली पॉसिबिलिटी इग्नोर कर देंगे, ठीक है भाई, Yes, क्लियर है। yes, sir. ठीक है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट समझ में आया क्या है, Yes, sir. और कंडीशन प्रोबेबिलिटी Yes, कैसे sir. निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कंडीशन प्रोबेबिलिटी का एक और एक्सटेंशन है क्या, जिसको हम बोलते हैं बेस थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेस थ्योरम। ये क्या कहता है, फॉर्मूला ना लिखवाकर, फॉर्मूले में तुम कंफ्यूज होगे, मैं फॉर्मूला नहीं लिखवा रहा, एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जो कंडीशन प्रोबेबिलिटी उसी का ही एक्सटेंशन है, मतलब है कंडीशन प्रोबेबिलिटी है, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मूला एक्सटेंड हो जाता है। कैसे, मैंने कहा कि एक पर्सन है, लेट्स से कोई एक पर्सन मैंने सेलेक्ट करा, तो वो कार चलाता है, इसके चांसेस हैं 1/2, ट्रक चलाता है, इसके चांसेस हैं लेट्स से 1/4, और या फिर वो बाइक से जाता है, इसके चांसेस हैं लेट्स से 1/4। और मैं कहता हूँ अगर वो कार से जा रहा है तो उसके एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं लेट्स से 1 in 20। एक्सीडेंट हो जाए जब वो ट्रक चला रहा है, तो वो ट्रक चला रहा है, इसके चांसेस हैं 1/12। और मैं कहता हूँ एक्सीडेंट होता है जब वो बाइक चलाता है, इसके चांसेस हैं 1/10। ठीक है, ये दी हुई है प्रोबेबिलिटीज। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि किसी पर्सन का लेट्स से रेंडमली जो इनमें से जो भी पर्सन था, कार वाला, ट्रक वाला या बाइक वाला, उसका एक्सीडेंट हो चुका है, डिवाइड में लिख दिया, मतलब हो चुका है, वो ऑलरेडी हैपेंड हो चुकी है इवेंट। मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाह रहा हूँ कि वो बाइक चलाता था, तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइवर बीइंग अ बाइक राइडर व्हेन एक्सीडेंट हैज ऑलरेडी हैपेंड। मतलब एक्सीडेंट हो चुका है किसी पर्सन का, लेकिन प्रोबेबिलिटी निकालने की वो जो ड्राइवर था वो बाइक वाला था, तो बाइक बी ऊपर आएगा, और एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी जो मतलब एक्सीडेंट जो होगा वो इवेंट हम नीचे लिखेंगे डिवाइड में। अब इसका फॉर्मूला आप कैसे लिखोगे, वही लगाओगे, क्या था कंडीशन प्रोबेबिलिटी, आप लिखोगे बाइक इंटरसेक्शन ए, मतलब बाइक वाला राइडर हो और इंटरसेक्शन एक्सीडेंट हो जाए, और नीचे पी ए लिखोगे, राइट, ये लिखोगे ना, Yes, sir. ये ठीक है। अब ऊपर वाले को तो आप कहोगे कि ऐसे लिख देंगे सर, कैसे, आप कहोगे क्या लिख देंगे कि भाई बाइक चलाएगा पहले आंसर, है ना, मतलब बी इंटरसेक्शन ए का मतलब क्या है कि बाइक भी चलाता और एक्सीडेंट भी हो जाए, तो पहले बाइक चलाएगा उसके बाद ही तो एक्सीडेंट होगा, फिर ऐसे लिख दोगे इनटू में एक्सीडेंट डिवाइड बाय जब वो बाइक चला रहा है ना, ये ठीक है, ये ठीक है। Yes, sir. अब नीचे क्या लिखे, नीचे प्रोबेबिलिटी है कि एक्सीडेंट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी। अब एक्सीडेंट होने के चांसेस तो बहुत तरह से, भाई कार चला के भी हो सकता है, ट्रक चला के भी हो सकता है, बाइक चला के भी हो सकता है, तो इन सबको मैं क्या करूं, कैसे निकालूं, जो गिवन है ऊपर प्रोबेबिलिटीज, उनसे ये वाली इवेंट कैसे, इस प्रोबेबिलिटी की, मतलब इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालूं कि एक्सीडेंट हो जाए,
ऐड कर दूं इनको, पी ए बाई सी, पी ए बाई टी, पी ए बाई बी, इनको ऐड कर दूं? बताओ 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 क्या करें? आप कह रहे हो अगर ऐड कर दे तो रॉन्ग है, ऐड नहीं होगा बेटा। देखो क्या होगा, जो प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट होने के चांसेस है वो ऐसे होंगे ना, आप कह रहे हो कि उसमें केसेस बनेंगे, भाई कार चला रहा था एक्सीडेंट हो गया, ऐसे भी हो सकता है, ट्रक चला रहा था एक्सीडेंट हो गया, ये भी हो सकता है, और बाइक चला रहा था एक्सीडेंट हो गया। क्योंकि एक्सीडेंट पहले तो ना अकेला हो जाएगा, एक्सीडेंट से पहले आप वो कार चलाएगा तभी तो एक्सीडेंट होगा। तो अगर एक्सीडेंट लाइक होता है किसी पर्सन का, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें दोनों लाइक प्रोबेबिलिटीज इंटरसेक्शन लेकर लेनी पड़ेंगी, कार एक्सीडेंट, ट्रक से एक्सीडेंट, या फिर बाइक से। तो ऐसे आएगा सी इंटू ए बाई सी, ट्रक चलाता है फिर एक्सीडेंट होता है, या फिर बाइक चलाता है और एक्सीडेंट होता है। आया समझ में? Yes, sir. तो ये वाला जो आंसर आएगा पूरा का पूरा, इसको आप यहाँ पर डिवाइड में लिखोगे। आया सभी को समझ में? Yes. Yes, ठीक है, sir. तो ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी का क्या बन गया, एक एक्सटेंडेड मतलब फॉर्मूला बन गया, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसी को बेस थ्योरम बोल देते हैं। फॉर्मूला लिखाऊंगा तुम कंफ्यूज होगे कि क्या लाइक फॉर्मूला आ रहा है, मतलब अजीब सा समझ में नहीं आएगा। बात समझ में आई सभी को? मतलब कुछ नहीं अलग से फॉर्मूला, वही फॉर्मूला है बेसिकली, बस नीचे वाली जो प्रोबेबिलिटी है वो एक्सटेंड हो गई इस तरह से कि भाई एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो कई सारे केसेस बन गए और कुछ नहीं। ठीक है, सभी को आया समझ में? Yes, sir. ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो मैंने सिंपल से क्या एग्जांपल दिया, सिंपल ही है क्वेश्चन, बट थोड़ा सा समझना है। अच्छा, कई बार स्टेटमेंट इतनी सारी लिखी रहती है कि समझ में नहीं आता किस इवेंट को क्या माने, कैसे लिखें। तो क्या करते हैं, लास्ट की 2 लाइनें पढ़ा करो, लास्ट की 2 लाइनों से ये डिसाइड कर लो कि निकालना है। जैसे मेरे को ये पता लग गया, इसने ये बोला था, मैंने ये 2 लाइनें पढ़ी कि भाई वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी निकालो द ड्राइवर बीइंग द बाइक वाला, जब एक्सीडेंट ऑलरेडी हो चुका है। तो एक्सीडेंट नीचे लिखा, ऊपर लिख दिया बी, तो मुझे समझ में आ गया ये निकालना है। अब इसका मैंने फॉर्मूला लिख दिया, ये पी बी इंटरसेक्शन है डिवाइड बाय पी ए, और पी ए की वैल्यू मुझे पता है कैसे लिखूंगा मैं। अब मैंने ये सारी की सारी इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो निकाल के देख ली क्वेश्चन पढ़ के कि कहां पर क्या क्या है। आया समझ में? Yes, sir. तो लेट्स से क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, मैंने दिया क्वेश्चन, if a card is lost from pack of 52 cards and 2 cards are drawn from remaining cards and found to be both डायमंड। मैंने कह दिया कि भाई एक कार्ड लॉस्ट हुआ, और एक कार्ड लॉस्ट होने के बाद हमने 2 कार्ड निकाले, मतलब 51 में से, और वो पहले वाला कार्ड कौन सा लॉस्ट हुआ है गिवन भी नहीं है, पता भी नहीं है। हमें कह दिया कि अब उसके बाद जब 2 कार्ड निकाले, वो दोनों के दोनों कार्ड कैसे निकले, डायमंड निकले, और पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लॉस्ट कार्ड बी डायमंड। मैं कह रहा हूं जो लॉस्ट कार्ड था वो भी डायमंड था, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो वो प्रोबेबिलिटी जब लास्ट में हमने लाइन पढ़ी तो समझ में आया, वो कह रहा है कि 2 कार्ड पहले ही डायमंड निकल चुके हैं। मैं उसको लिख देता हूँ 2D, ऐसे लिख देता हूँ। अब जब सिंबल जो होता है वो आपके ऊपर है, तुम ए मान लो, बी मान लो, तो मैं ऐसा सिंबल मान लेता हूँ कुछ भी जिससे मुझे समझ में आ जाए कि मैं किस इवेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैंने 2D मान लिया, मुझे पता लग गया कि भाई 2 कार्ड निकाले और वो दोनों डायमंड निकले 51 में से, और प्रोबेबिलिटी इस चीज की निकालने की जो पहले वाला कार्ड लॉस्ट हुआ था वो भी डायमंड था, उसके लिए मैं लिख देता हूँ LD शॉर्ट में, कि मुझे पता लग जाए कि LD का मतलब लॉस्ट कार्ड बीइंग डायमंड था, जो फर्स्ट वाला है। ठीक है, यहाँ तक सब समझ में आया सभी को? Yes. तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा पहले लिखूंगा ऊपर भाई क्या, लॉस्ट कार्ड बीइंग डायमंड इंटरसेक्शन 2 कार्ड जो निकाले वो भी डायमंड निकले, डिवाइड बाय P2D, है ना, ऐसे लिखेंगे ना? Yes, ठीक है। sir. अच्छा, अब सबसे पहले क्या होगा, पहले होगा भाई एक कार्ड जो लॉस्ट हुआ वो डायमंड होगा पहले, उसके बाद फिर जब आप 2 कार्ड निकालोगे वो डायमंड निकलेंगे जब पहले वाला लॉस्ट कार्ड डायमंड है। डिवाइड में क्या लिखोगे, अब डिवाइड में लॉस्ट कार्ड एक होने के बाद 2 कार्ड डायमंड कैसे कैसे निकल सकते हैं, ऐसे निकल सकते हैं कि भाई पहले वाला लॉस्ट कार्ड डायमंड था और 2 डायमंड निकल गए। अच्छा, पर ऐसा भी तो हो सकता था कि पहले वाला लॉस्ट कार्ड डायमंड नहीं था और फिर जो बाकी वाले कार्ड में से निकाला
वो भी क्या निकले, दोनों डायमंड निकले, है ना, दोनों पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है ना, मतलब पहले वाला लॉस्ट कार्ड डायमंड निकला तब 2 कार्ड डायमंड निकले, और ऐसा भी हो सकता था कि लॉस्ट कार्ड डायमंड ना होकर स्पेड होता, क्लब होता या हर्ट होता। तो वो 4 केसेस ना बनाकर मैंने एल डी के ऊपर बार लगा दिया, मतलब कि लॉस्ट कार्ड डायमंड नहीं है और तब भी आपके 2 डायमंड निकले जब लॉस्ट कार्ड डायमंड नहीं था। ठीक है, ये बात समझ में आई? Yes, sir. तो अब आप मेरे को एक एक बताते जाओ प्रोबेबिलिटी जल्दी से। पी एल डी की वैल्यू बता दो कितनी होगी। पहला कार्ड लॉस्ट और डायमंड, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? डायमंड कितने होते हैं भाई? डायमंड कितने होते हैं? 13 में से कोई एक कार्ड लॉस्ट हो गया, 13/52। अच्छा ठीक है, मल्टीप्लाई में अब आप कह रहे हो कि 2 कार्ड निकले बाकी 51 में से, और वो दोनों के दोनों डायमंड निकले। अब बता दो मुझे टोटल कार्ड है कितने? 49। नहीं, 2 यार, आराम से एक कार्ड लॉस्ट हुआ है डायमंड, तो 51 तो हो गया टोटल, एक कार्ड ही तो लॉस्ट हुआ है। Yes, sir. उसमें से आप कह रहे हो 2 डायमंड निकले, तो जब एक कार्ड लॉस्ट हो गया और वो डायमंड वाला लॉस्ट हो गया, तो टोटल कार्ड तो 51 हो गए, और डायमंड कितने बचेंगे? 12 बचेंगे। और आप एक कार्ड नहीं निकाल रहे, मैंने कहा था जब एक से ज्यादा कार्ड निकालते हो एक साथ विदाउट रिप्लेसमेंट तो कॉम्बिनेशन लगा लिया करो। तो क्या कर दूं, नीचे लिख दूं 51C2 और ऊपर लिख दूं 12C2, ये ठीक है? Yes, sir. अब डिवाइड में बता दो, डिवाइड में पहले वाला तो यही लिख दो 13/52 12C2 डिवाइड बाय 51C2, ये वाला, ये तो सेम ही लिखा हुआ जो ऊपर लिखा हुआ न्यूमरेटर में। प्लस में क्या लिखूं बताओ? प्लस में क्या लिखेंगे कि पहला कार्ड लॉस्ट जो था वो डायमंड नहीं था, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 39/52 ना? यस सर। क्योंकि भाई Yes, sir. 13 पत्ते हटा दें तो वो हर्ट वाला होगा, क्लब वाला होगा या फिर स्पेड, तो उन 39 में से कोई एक कार्ड, इसलिए मैंने इसमें कॉम्बिनेशन नहीं लगाया, क्योंकि 39C1 39 आएगा, 52C1 52 ही आएगा, तो ऐसे ही लिख दो। अब फिर क्या करोगे, अगेन 2 कार्ड निकाले 51C2, और ऊपर क्या लिखूंगा इस बार बताओ? ऊपर इस बार क्या लिखें? दोनों डायमंड निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी अब क्या लिखें? 13C2 या 12C2? क्या लिखें? 13C2। अब 13C2 क्यों आया? क्योंकि अगर पहले वाला कार्ड जो लॉस्ट हुआ वो डायमंड नहीं है, तो फिर तो अब जो 2 कार्ड हम डायमंड निकाल रहे हैं 51 में से, उनमें तो 13 ही डायमंड होंगे ना, क्योंकि लॉस्ट कार्ड जो था वो डायमंड नहीं है, तो अब 13 ही बचेंगे उनमें 51 में। ठीक है, Yes, बात sir. समझ में आई? ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा सॉल्व करने में क्या होगा, जब आप सॉल्व करोगे तो एक बात याद रखना, कैंसिल आउट मत करना स्टार्टिंग में कुछ भी। जैसे आप सॉल्व करोगे तो ऐसे ही आएगा ना, 51 50 2 फैक्टोरियल कट जाएंगे दोनों के, 13 52 12 11 51 50 प्लस में आएगा 39 52 मल्टीप्लाई में 13 12 डिवाइड बाय 51 50, वो 2 फैक्टोरियल में काट दिए हो। अच्छा, जब आप सॉल्व करोगे तो ऐसे मत काटना, 15 1 जाओ 15 4 जाओ, ऐसे ना काट के देखो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। क्या होगा आपको दिख रहा होगा, जब एलसीएम लोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वो सेम ही आएगा, मतलब न्यूमरेटर में तो एक ही है, वो उसमें तो एलसीएम लेना है ही नहीं। इसमें दिख रहा है ये वाला और ये वाला पूरा का पूरा ऐसे कट जाएगा, दिख रहा है? इससे कॉमन लेकर दिख रहा है 52 51 50, तो इजी हो गया ना थोड़ा सा ऊपर। अब वो एक एक इंडिविजुअली काटने की जरूरत नहीं पड़ी। कई बार ऐसे करने से अगर आपने इंडिविजुअली काट दिया तो कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाती है, इतने बड़े नंबर होंगे फिर कैलकुलेशन टफ हो जाएंगी, तो मत ही करना। ठीक है, अभी भी इनमें से कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लो और सॉल्व कर लो। 13 बाई कॉमन आ रहा है दोनों में से, 13 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, 12 भी कॉमन है, तो क्या बचेगा 11 + 39, भाई 13 भी उड़ा दो 12 भी उड़ा दो, क्या आ गया 11 बाई कितना 50 आया समझ में? Yes, sir. तो अगर आप इंडिविजुअली काटोगे हो सकता है फिर वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लाइक जब 2 चीजों का एलसीएम ले हम वो अलग अलग लेना पड़े, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी फ्रैक्शंस की। ठीक है, तो बेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है बेटा, क्या करना है? यस सर। Yes. तो बेसिकली कंडीशन प्रोबेबिलिटी ही है, बट थोड़ा सा लेंथी वर्जन हो गया उसी का। ठीक है, और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा लाइक एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन करेंगे जो आए हुए हैं जेईई वगैरह में पास्ट ईयर, और इसके बाद मैंने बताया था 2 टॉपिक और हैं आपके जो आपको करने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और एक है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में कुछ पास्ट ईयर से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और प्लस नेक्स्ट टॉपिक जो 2 हैं वो वाले भी कंप्लीट करेंगे। ओके बेटा? Yes, sir. ठीक है, टॉपिक इतना बड़ा नहीं है प्रोबेबिलिटी, और जो मैंने बताया कि आपको समझ में आना चाहिए कि पूछ क्या रहा है, तो ये बात अगर आपको आती है समझ में, थोड़ा बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अच्छी तरह से आता है, तो बहुत ईजी लगेगा चैप्टर।
ठीक है, तो उस बातों पे फोकस करो कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था, कि कब कंडीशन प्रोबेबिलिटी होती है, कब इंडिपेंडेंट इवेंट कैसे समझना है, क्योंकि कई बार ना क्वेश्चन में बताता नहीं कि इंडिपेंडेंट इवेंट है, वो ऐसे कह देगा कि एक बच्चा पेपर दे के आया, वो पास हो गया या फेल हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी दी होगी, दूसरा बच्चा पास हो गया, फेल हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी दी गई है। तो अब दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन कर रहा हूँ तो मुझे समझ में आना चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट ही है, क्योंकि भाई पहले वाले के पास या फेल होने से दूसरे वाले बच्चे में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, अनलेस मैंने बोला था चीटिंग ना कर रहे हो एक दूसरे की, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो नेक्स्ट क्लास में ये पहले पढ़ के आना और फिर नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye, sir. ओके बेटा, Thank you, sir. थैंक यू बेटा, Thank you, sir. Thank you, sir. ओके बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू, एक मिनट में पोस्ट चेंज कर देता हूँ। Thank